बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में जितने भी सवाल आप लोगों ने अभी तक किए हैं उसमें पुली अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं गई होगी। पुली सिर्फ अपनी जगह ही रही होगी। हाँ, रोटेशन ऑफ पुली हुआ होगा, लेकिन पुली अपनी जगह से ऊपर नीचे आगे पीछे शिफ्ट नहीं हुई होगी। बस रोटेशन ऑफ पुली हुआ होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। अगर कभी आपके सामने इस तरीके के सवाल आए जिसमें आपको एक ऐसी पुली नजर आए जो अपनी जगह छोड़कर कहीं आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव करे, तो ऐसी पुली को मूवेबल पुली कहते हैं। जैसे ये सिचुएशन देखिए। सिचुएशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिएगा तो आपको रियलाइज होगा कि मूवेबल पुली आखिर कहते किसको। एक ब्लॉक यहां पर कनेक्टेड है और एक ब्लॉक यहां पर कनेक्टेड है। डायग्राम बनाइए। लेट्स से ये ब्लॉक है 2 किलोग्राम 2 और ये ब्लॉक है 8 किलोग्राम 8 kg। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है इसमें आपको कितनी पुली फिक्स्ड नजर आ रही है, फिक्स्ड, और कितनी पुली मूवेबल। क्या इन पुलीज को देखकर आपको ऐसा लगता है कि इनमें से एक पुली तो अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगी? वो घूम सकती है अपनी जगह पर, जाएगी कहीं नहीं, लेकिन एक ऐसी पुली है जो अपनी जगह से शिफ्ट होगी। क्या आपको ऐसा लग रहा है? रिप्लाई प्लीज। मुझे संचित का रिप्लाई मिला है, प्लीज रिप्लाई। वन इज फिक्स्ड। ओके नमन, कम ऑन फास्ट। बाकी सब कहां पर हो? रिप्लाई करो। दिव्यानी, शुभ्रा, वन मूवेबल। यस जी हाँ, वन मूवेबल एंड वन फिक्स्ड। यस खुशी। यस कार्तिक, फर्स्ट इज फिक्स्ड। ये जो ये वाली पुली है ये सीलिंग के साथ कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। ये अपनी जगह घूम तो सकती है पर यहां से कहीं जाएगी नहीं। और जो दूसरी पुली है ये अपनी जगह से शिफ्ट भी होगी। अगर ये 8 kg मास नीचे चलेगा तो ये इस पुली के सेंटर से कनेक्टेड है, इसको भी तो अपने साथ नीचे ले जाएगा, है ना? देखो मैं क्या कह रहा हूं, जरा बात को समझने की कोशिश करना। मान लो बच्चों ये 8 kg मास, पहले तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टेंशन बना देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो सब लोग साथ साथ बनाएंगे। सेम वायर सेम टेंशन। अगर वायर में मास नहीं है तो टेंशन हमेशा इनवर्ड्स होती है। मान लीजिए मैंने यहां पर टी मान लिया, तो अब मुझे यहां पर भी टी ही मानना होगा। टेंशन हमेशा इनवर्ड्स होती है, मुझे यहां पर भी टी ही मानना होगा। टेंशन हमेशा इनवर्ड्स होती है। आप सब बच्चे मानते हैं कि यहां से यहां तक ये पूरी वायर सेम है जिसमें मैंने टेंशन बनाई है? मानते हैं? ये पूरी वायर सेम है, मानते हैं? थैंक यू। इसलिए सेम वायर में सेम टेंशन बनाई है, पुली मासलेस होती है, तो किसी भी मास को टच करके नहीं गई है ये वायर कहीं भी। बस प्यारे बच्चों एक छोटी सी हेल्प और कर दो। क्या ये मानते हो कि ये टूटी है? मानते हो या नहीं? ये टूटी है, मानते हो? थैंक यू। देखो देखो मेरी बात सुनो, ये जो नीचे वाली पुली है जरा इसको देखना। तुम मान तो गए लेकिन तुमने एक पॉइंट पर नहीं सोचा, उस पॉइंट पे मैं तुम्हारा ध्यान ले जाता हूं कि
नहीं ठीक मान गए तुम, लेकिन एक सवाल तुम मेरे से यहाँ पूछ सकते थे जो तुमने नहीं पूछा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो नीचे वाली पुली है, जो मूवेबल पुली है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो ऐसे एक तो ये वाली टी और एक ये वाली टी है ना, ये दोनों मैंने बना ली, और एक इस पुली पे यहाँ पे कितनी टेंशन होगी मुझे नहीं पता था, लेट मुझे नहीं पता था, जिसको मैंने 2T लिखा वो कितना होगा, लेट मुझे नहीं पता था। बच्चों हो सकता है कि ये पुली ऊपर जा रही हो सकता है कि ये पुली ऊपर जा रही हो, या बच्चों हो सकता है कि ये पुली नीचे जा रही हो, या बच्चों हो सकता है कि ये पुली ना चल रही हो। यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो नहीं चल रही या चल रही है, और चल रही है तो या तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। अगर नीचे जा रही है तो मैं कहूंगा नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो यस और नो। पुली कैसी ली जाती है, मासलेस। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पुली कैसी ली जाती है, मासलेस। तो अगर ये मासलेस है तो 0 मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन विल बी 0, तो ये RHS तो 0 हो गया, और T डैश आ गया 2T। मतलब मैं ये मानता हूं कि ये मूवेबल पुली है, ये अपनी जगह से नीचे जा रही है, लेकिन तब भी ये वाली टेंशन 2T होगी, क्योंकि पुली कैसी है, मासलेस। यहाँ आप ये नहीं कह सकते मेरे से सर ये तो पुली रुकी हुई थोड़ी है कि आपने ऊपर नीचे का फोर्स बैलेंस कर दिया। मैंने बिल्कुल बैलेंस नहीं किया बच्चों, मैंने तो माना कि ये नीचे जा रही है। मैं कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, लेट ये एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है लेकिन मास नहीं है, और 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो RHS हो गया 0, T डैश आ गया 2T। मतलब मासलेस पुली, मासलेस पुली चाहे चले या ना चले, आप उस पे इस तरह से नेट फोर्स को तो हमेशा ही 0 रखेंगे। समझ गए ये वाला पॉइंट। तो इसलिए तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि वो टेंशन 2T होगी। बना लिया इतना सबने, ये टेंशन 2T होगी। अब जरा ऐसे सुनो बच्चों कि मान लो ये जो 8 kg है नीचे चलेगा, ये आप सबको दिख रहा है। तो अगर ये 8 kg अपनी जगह से, अगर ये 8 kg अपनी जगह से मान लो इतना डिस्टेंस नीचे आ गया, ये 8 kg अपनी जगह से मान लो इतना डिस्टेंस नीचे आ गया, x डिस्टेंस नीचे आ गया ऐसे, तो ये 8 kg पुली के सेंटर से बंधा हुआ है, तो इस पुली को भी नीचे आना पड़ेगा। अगर ये 8 kg अपनी जगह से x डिस्टेंस नीचे आ गया, तो ये 8 kg इस पुली के सेंटर से बंधा हुआ है, इस पुली को भी नीचे आना पड़ेगा उतना ही। तो पुली कितना नीचे आई, x। तो पुली अगर x नीचे आई तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, लाइक दिस। पुली कितना नीचे आई, x। अगर 8 kg ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आया तो पुली भी कितना नीचे आई, x। लेकिन जब पुली नीचे आती है बच्चों x, कंसंट्रेशन मेरे पास रखना, तो तुम्हें कितनी वायर की जरूरत पड़ती है, देखो एक तो ये वाली वायर बोलो कितनी, x, और एक ये वाली वायर बोलो कितनी, x। तो जब ये पुली x डिस्टेंस नीचे आती है तो तुम्हें कितनी वायर की जरूरत पड़ती है, x लेफ्ट में और एक x राइट में, तुम्हें 2x वायर की जरूरत पड़ती है। ये वायर कहां से आएगी, ये 2x वायर कहां से आएगी, वापस सुनो। 8 kg ब्लॉक अगर x डिस्टेंस नीचे जाएगा, कार्तिक सुन रहा है ना, ये 8 kg ब्लॉक जब अपनी जगह से x डिस्टेंस नीचे आएगा, तो ये 8 kg पुली के सेंटर से बंधा हुआ है, तो पुली को भी तो साथ साथ नीचे लाएगा, तो पुली भी x डिस्टेंस नीचे आ गई। जब पुली x डिस्टेंस नीचे आ गई तो हमें कितनी वायर की जरूरत पड़ी, तो x लेफ्ट में और x राइट में, तो हमें 2x वायर की जरूरत पड़ेगी। ये 2x वायर यहां से नहीं आ सकती देखो, क्योंकि यहां तो ये वायर एकदम फिक्स्ड है सीलिंग के साथ, यहां से नहीं हो सकती सप्लाई, यहां तो सीलिंग के साथ बंधी हुई है। तो सप्लाई कहां से होगी, ये 2x वायर कहां से आएगी, यहां से आएगी, इधर से आएगी। और इधर से क्यों आएगी, क्योंकि जब ये 2 kg ब्लॉक ऊपर चलेगा, ये भी 2 kg ब्लॉक ऊपर चलेगा, तो ये लेफ्ट साइड की वायर राइट साइड में डिलीवर होगी।
तो कितना ऊपर चले, कितना ऊपर चले, ध्यान से सुनना। तो 2 kg अगर 2x डिस्टेंस ऊपर चला जाए, 2 kg अगर 2x डिस्टेंस ऊपर चला जाए तो कितनी वायर सप्लाई करेगा? 2x। जब वो 2x वायर राइट में सप्लाई होगी तो पुली को 2x वायर मिलेगी और तब जाके 8 kg x डिस्टेंस नीचे जा पाएगा। जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, सर कुछ समझ नहीं आया। लिखो जरा, बताओ सच सच किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया। अगर 8 kg x चलेगा तो 2 kg 2x चलेगा। ये बात कितने बच्चों को समझ आई है, कितने बच्चों को समझ नहीं आई? सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ये बता दो। शुभ्रा, नमन और संचित, मुझे मिले हैं 3 रिप्लाई। नव्या, कार्तिक, देवयानी, सब लोग रिप्लाई करो। मैं नहीं पढ़ा रहा, नहीं तो जल्दी रिप्लाई करो सब। खुशी, लेजी, पावनी, ठीक है, एक और बार। और टेंशन मत लो, मैं ट्रिक बता दूंगा लास्ट में। अगर मुझे लगेगा कि नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मैं ट्रिक बता दूंगा। चलो एक बार और समझते हैं। देखो इस अरेंजमेंट में ये बहुत जरूरी है समझना कि किस ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट है। जो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर बने हुए हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट का रेशो कितना है। आओ वापस समझते हैं। ये है एक पुली, इसके लेफ्ट में है एक वायर, 2 kg का ब्लॉक बंधा हुआ है उससे। इस वायर की हेल्प से राइट में ऐसे यहां भी एक पुली कनेक्टेड है और ये वायर फिर इसके ऊपर से घुमा के यहां सीलिंग पे ले जाके कनेक्ट कर दी है। एक दूसरी वायर लेके पुली के सेंटर से बांधी है और उसके साथ एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया है जो कि है 8 kg। तो बच्चों मैंने ये कहा कि अगर ये 8 kg ब्लॉक अपनी जगह से x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो जिस पुली के सेंटर से ये बंधा हुआ है उसको भी अपने साथ x डिस्टेंस नीचे ले आएगा, लाइक दिस। जब पुली x डिस्टेंस नीचे आ जाएगी तो डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा। डायग्राम कुछ ऐसा नजर आएगा। एट केजी ब्लॉक अपनी जगह से थोड़ा नीचे आया है, उसके साथ ये वाली पुली भी अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हुई है। इसके नीचे शिफ्ट होने से वायर का कुछ ऐसा अरेंजमेंट आया है ना? ऐसा ही तो होगा भाई। ये पुली यहाँ पर है, ये तो अपनी जगह ही बनी हुई है। सीलिंग वही है जहां थी, सीलिंग वही है, ये बिल्कुल वैसे ही रुकी हुई है अपनी जगह जैसे कि ये थी। हाँ, इधर जो है ये वाली पुली यहाँ आ गई है इस जगह। ये अरेंजमेंट है और ये 8 kg का ब्लॉक है और 2 kg यहाँ पहुंच गया।
थोड़ी देर के बाद ये अरेंजमेंट ऐसा नजर आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? खुशी और नव्या, कार्तिक, ये बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि भाई 8 kg हैवी ब्लॉक है ना, तो वो हैवी ब्लॉक अपनी जगह से कुछ नीचे गया, तो कितना नीचे गया वो मैंने बनाया है। तो ये ग्रीन कलर से इनिशियल अरेंजमेंट है और रेड कलर से थोड़ी देर के बाद। अब बस ये देखो कि डिस्प्लेसमेंट सबके बराबर हो रहे हैं क्या, उस पर ध्यान दो। सबके डिस्प्लेसमेंट बराबर हो रहे हैं क्या, इस बात पर ध्यान दो जरा, देखना। अगर ये 8 kg ब्लॉक अपनी जगह से, ये 8 kg का बॉटम है, यहाँ पे 8 kg का बॉटम यहाँ पहुंच गया है। मान लो 8 kg अपनी जगह से x डिस्टेंस नीचे आया है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ हुआ करता था। तो ये जिस पुली के सेंटर से बंधा हुआ था, वो पुली का सेंटर अब यहाँ आ गया है, तो ये डिस्टेंस भी तो x ही होगी। ये डिस्टेंस भी तो x ही होगी। बोलो मानते हो या नहीं? मानते हो या नहीं? ओके। तो मान लो कि ये जो है, ये यहां पर h था, इस जगह ये h था, ये L2 था और ये L1 था। तो बताओ कि ये h प्लस x है कि नहीं? यस और नो लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, खास तौर से वो बच्चे जिनको बात समझ में नहीं आई थी। ये h प्लस x है कि नहीं? है। कूल। ये L2 प्लस x है कि नहीं? है कि नहीं? L2 प्लस x है ना? ठीक है। तो इस वायर की अब ये कितना है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये कितना है, मैंने L3 लिख दिया, मैंने L3 लिख दिया कि L3 है। ठीक है, जरा इस वायर को देखना, ये जो वायर है, ये वाली, ये जो वायर है, बोलो इस वायर की टोटल लेंथ कितनी थी? L1 प्लस L2 प्लस H। बोलो यस और नो, ये इस वायर की टोटल लेंथ थी। इस डायग्राम में आ जाओ, इसमें आ जाओ, बोलो सेम वायर, वही वायर, सेम वायर जो अब यहाँ पे ऐसे नजर आ रही है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L3 L2 प्लस एक्स H प्लस एक्स। लेकिन वायर की टोटल लेंथ तो नहीं बदल सकती ना, इनको तो बराबर होना चाहिए। वायर का रीअरेंजमेंट हुआ है लेकिन वायर की टोटल लेंथ तो सेम ही रहेगी ना। तो L1 प्लस L2 प्लस H जो है वो L3 प्लस L2 प्लस एक्स प्लस H प्लस एक्स के बराबर होगा। तो H हो गया, H से कैंसिल, L2 हो गया, L2 से कैंसिल, तो आ गया L1 इज इक्वल टू L3 प्लस 2x और L3 आ गया L1 माइनस 2x। L3 आ गया L1 माइनस 2x। L3 और L1 का रिलेशन आ गया। डायग्राम में देखो L3 कहां पर है, L1 कहां पर है। तो L3 अगर L1 माइनस 2x, इसका ये मतलब हुआ ना कि 2 kg का ब्लॉक 2x डिस्टेंस ऊपर गया है। बोलो, जो 2 kg यहां हुआ करता था, जो 2 kg यहां इस जगह हुआ करता था, वो 2 kg अपनी जगह से कितना ऊपर चला गया? 2x। L3 और 2x को मिला क्या आएगा? L1। बोलो भाई बोलो, अब समझ में आया नहीं आया? आ गया? ठीक है। तो ये तो तुम्हें समझाने के लिए था, मैं लास्ट में ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन दिमाग करो अपना डेवलप। अगर बढ़िया कंपटीशन निकालना है, अच्छी रैंक मारनी है, तो वो कभी भी रट्टाफिकेशन से अच्छी रैंक नहीं आएगी। रट्टाफिकेशन से मैं तुम्हें सेलेक्ट तो करा सकता हूँ, सेलेक्ट हो जाओगे, कॉलेज पहुंच जाओगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना बढ़िया रैंक, मन पसंद कॉलेज में जाना,
और इंजीनियरिंग वालों मनपसंद ब्रांच उठाना, कि एमबीबीएस में तो क्या मनपसंद ब्रांच, सबको एमबीबीएस ही मिलना है, लेकिन कॉलेज का फर्क है बेटा, कौन सा कॉलेज मिला मैटर करेगा। बढ़िया रैंक अगर मारनी तो वो रट्टाफिकेशन से नहीं आएगी, रट्टाफिकेशन से सेलेक्ट करा दूंगा। बढ़िया रैंक आएगी उसकी जो दिमाग डेवलप करेगा अपना, प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करेगा, कॉन्सेप्ट एब्सॉर्ब करेगा। ये अरेंजमेंट था। इस अरेंजमेंट में इधर 2 kg का ब्लॉक था, इधर 8 kg का ब्लॉक था। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो और ये रियलाइज करो कि इन दोनों ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब एकदम से समझ लो। अगर 8 kg अपनी जगह से x नीचे जाएगा तो इस पुली को भी इसकी जगह से x नीचे ले आएगा। अगर ये x नीचे जाएगा तो इस पुली को भी इसकी जगह से x नीचे ले आएगा। जब पुली x डिस्टेंस नीचे आएगी तो पुली को जरूरत पड़ेगी 2x वायर की। जब पुली x डिस्टेंस नीचे आएगी तो इधर x और इधर x, पुली को जरूरत पड़ेगी 2x वायर की। वो 2x वायर यहां से नहीं आ सकती, ये वायर बंधी हुई है, यहां से सप्लाई नहीं हो सकती, वो सप्लाई होगी यहां से, और यहां से तब सप्लाई होगी जब सप्लाई यहां से आए, इसलिए इसको चलना पड़ेगा 2x। दैट इज वाई बच्चों, अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो इसका ऊपर की तरफ a नहीं ले सकता, क्योंकि इनके डिस्प्लेसमेंट का रेशो बराबर टाइम में बराबर नहीं है। इनके डिस्प्लेसमेंट का रेशो बराबर टाइम में बराबर नहीं है। जब आप लॉज ऑफ मोशन के बेसिक सवाल कर रहे होते हो ये वाले, तो ऐसे केस में जितना ये नीचे जाता है उतना ही ये ऊपर जाता है, जितना ये नीचे जाता है उतना ही ये ऊपर जाता है। इसलिए अगर इसको कहते हो कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे गया तो इसको भी कहते हो कि ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर गया। लेकिन इस सवाल में क्या हो रहा है, 8 kg जितना नीचे जा रहा है 2 kg उतना ही ऊपर नहीं जा रहा, इन डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। अगर 8 kg x नीचे जा रहा है तो 2 kg x ने 2x ऊपर जा रहा है, इसलिए अगर 8 kg का एक्सेलरेशन a है तो 2 kg का एक्सेलरेशन 2a होगा। बात समझ में आई तो लिखो कमेंट बॉक्स में यस सर। बच्चों बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए बराबर टाइम में बराबर एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। जो डिस्प्लेसमेंट का रेशो है वही एक्सेलरेशन का रेशो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का रेशो है वही एक्सेलरेशन का रेशो होगा, ये कहा मैंने। दैट इज वाई 8 kg का एक्सेलरेशन अगर हम लोगों ने मान लिया a, तो फिर हमें जो दूसरा एक्सेलरेशन है वो मानना पड़ेगा 2a। तो इस तरीके से वायर का कनेक्शन था। इसके अलावा बच्चों बना लो टेंशन, सेम वायर में सेम टेंशन, दिस इज T, दिस इज T, यहां से यहां तक सेम टेंशन होगी, ये पॉइंट मैंने इनिशियली एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये T होगी तो फिर यहां पर 2T होगी। यहां इस 8 kg का mg होगा, यहां इस 2 kg का mg होगा। 2 kg के लिए इक्वेशन बना रहा हूं, फ्री बॉडी डायग्राम देखो 2 kg का, ऊपर की तरफ फोर्स T है, नीचे की तरफ 20, और 2 kg ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला फोर्स बड़ा होगा, T माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके बाद 8 kg ब्लॉक को देखिए, डाउनवर्ड जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन वाला फोर्स बड़ा होगा, 80 बड़ा होगा, 80 माइनस 2T इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड बच्चों, मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो आएगी 2T माइनस 40 इज इक्वल टू 8A। इक्वेशन 1 मॉडिफाइड फॉर्म। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ, 80 माइनस 40 इज 40, 40 इज इक्वल टू 16A, या 10 इज इक्वल टू 4A,
4 से डिवाइड कर दिया, या 5 इज इक्वल टू 2a, या a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मेरे से कहा होता 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए, तो मैं क्या कहता? डायग्राम में देख लो, 8 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है और a आ गया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a है, तो 2 इंटू 2.5 दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सवाल में हमसे क्या पूछा जाएगा? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हम कहेंगे 2 kg का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स, 8 kg का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। समझ आ गया हो तो हाथ उठा दो। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि कहां लेना है ए और कहां लेना है 2a। अब इतने टाइम से आसान आसान भी तो पढ़ा रहा हूं ना, तो मेहनत भी तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी फिर। अब जब अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेहनत करो। अभी तक आसान आसान पढ़ रहे थे तो एकदम कंफर्ट भी तुम्हारा ही था, अब मेहनत भी तुम ही करोगे। इस पूरे थॉट प्रोसेस से बचाने के लिए एग्जाम में एक ट्रिक बता रहा हूं। ये जो पूरा थॉट प्रोसेस है, कहां पे ए लेना है, कहां पे 2a लेना है, उसका पूरा टाइम बचाने के लिए देखो, उसको सोचना जरूर, उसको जरूर सोचना। लेकिन साथ साथ जरा ये भी सीख लो कि जल्दी कैसे करते हैं। क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले टेंशन बना लेना। सबसे पहले टेंशन बना लेना। डन। अब जरा ध्यान से बताओ देख के, 2 kg पर कितनी टेंशन लगी हुई है? 2 kg पर कितनी टेंशन लगी हुई है? कमेंट में लिखो, 2 kg पर कितनी टेंशन लगी हुई है? यस, जी हाँ बिल्कुल, 2 kg पर लगी हुई है टी, वेल डन। और 8 kg पर, और 8 kg पर 2t, है ना? तो ट्रिक सुनना, ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता चुका, अब सुन ले ट्रिक। T1A1 इज इक्वल टू T2A2। ट्रिक, इन सवालों को जल्दी करने की ट्रिक। T1A1 इज इक्वल टू T2A2, मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए हर किसी ब्लॉक का। टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, तो क्योंकि यहां पर टेंशन 2t है, तो अगर मैंने इसका एक्सेलरेशन a मान लिया सपोज, अगर मैंने इसका एक्सेलरेशन a मान लिया सपोज, तो इस ब्लॉक पर टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कितना हो गया? 2ta। टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कितना हो गया? 2ta। तो अब इस ब्लॉक पर भी टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 2ta ही होना चाहिए, और यहां तो टेंशन t है, इसलिए मुझे एक्सेलरेशन यहां पर 2a लेना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्ट आ जाए 2ta। सो दैट इज वाई बिना ज्यादा सोचे, जहां टेंशन कम वहां एक्सेलरेशन ज्यादा, जहां टेंशन ज्यादा वहां एक्सेलरेशन कम। ट्रिक लगाई, एकदम से लिखा a और 2a, यहां पर mg 80, यहां पर mg 20, यहाँ इक्वेशन बना दी t माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे इक्वेशन बना दी 80 माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया, a की वैल्यू निकाल दी और 2a की वैल्यू निकाल दी। बोलो समझ आ गई ट्रिक? जहां टेंशन ज्यादा वहां एक्सेलरेशन कम, जहां टेंशन कम वहां एक्सेलरेशन ज्यादा। ट्रिक क्या है? टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। ये ट्रिक कहां काम करेगी? मूवेबल पुलीज के केस में,
जब दो ब्लॉक का मोशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ब्लॉक के चलने से दूसरा ब्लॉक भी चल रहा है, दो ब्लॉक का मोशन आपस में कनेक्टेड है और एक मूवेबल पुली सिस्टम में इन्वॉल्व है, ऐसे केस में T1A1 इज इक्वल टू T2A2 ट्रिक काम करेगी। पर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस जरूर करना। देखो मैं तो अच्छी बातें बोल ही सकता हूं, उन पर अमल करना तो तुम्हारा काम है ना। तुम्हें ये सोचना चाहिए हमेशा, हर अच्छे बच्चे को क्या सोचना चाहिए कि चाहे कंट्री का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी इंस्टीट्यूट जहां काफी बच्चे सेलेक्ट हुए, तो ये सोचो कि ये जो इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, पूरा का पूरा बैच ही क्यों नहीं सेलेक्ट हो गया, बस इतने ही क्यों सेलेक्ट हुए। मान लो किसी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया, उसके यहाँ से फर्स्ट रैंक आ गई, ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक, उसके यहाँ से फोर्थ भी आ गई, उसके यहाँ से सेवंथ भी आ गई, उसके यहाँ से टेंथ भी आ गई, उसने पूरे देख दिए, हमारे यहाँ से 10,000 सिलेक्शन हो गए और उसके यहाँ 1 लाख बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन सेलेक्ट हुए हैं 10,000, बाकी के 90,000 क्यों नहीं हुए बच्चों। या आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूट देखा जिस इंस्टीट्यूट में फॉर एग्जाम्पल 500 बच्चे पढ़ रहे थे, और उन 500 बच्चों के इंस्टीट्यूट में जब बच्चों ने पेपर दिया साल के एंड में, तो आपने देखा कि उनमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनमें से 50 बच्चे सेलेक्ट हो गए, है ना। रेशो सेम ही होता है वैसे, अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं। मान लो तुम्हारे सिटी का कोई इंस्टीट्यूट है, उसमें 500 पढ़ रहे हैं तो उसने 50 सेलेक्ट करा दिए। फिर तुम किसी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट में चले गए, उसके यहाँ 1 लाख पढ़ रहे हैं तो उसने 1,000 सेलेक्ट करा दिए, 10,000 सेलेक्ट करा दिए। तो तुम ये सोचो कि 500 में से 50 सेलेक्ट हुए, बाकी के 50 क्यों नहीं सेलेक्ट, बाकी के 450 क्यों नहीं सेलेक्ट हुए। तो तुम्हें फिर समझ में आ जाएगी बात कि इसका मतलब अगर सिर्फ टीचर के हाथ में हो ना सिलेक्शन कराना और अच्छी रैंक देना, तो फिर तो पूरा बैच ही सेलेक्ट होता, क्योंकि हर टीचर पढ़ाते हुए अच्छी अच्छी बातें तो बता ही रहे होते हैं, उन बातों को फॉलो कितने बच्चे करते हैं वहां से डिसाइड होता है फिर। तो बच्चों ये एक अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट में आप देख सकते हो कि ये दो ब्लॉक है कनेक्टेड इस तरह से। बेटा ये वाला जो ब्लॉक है ये 1 kg है, दिस इज 1 kg ब्लॉक, और ये वाला जो ब्लॉक है बच्चे ये है 5 kg, 1 kg 5 kg। और लैंग्वेज है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। मैं वेट करूं 2 मिनट तुम्हारा, शायद तुम आंसर दे पाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम ट्रिक लगाओगे तो लगाओ, मैंने पहले ही कहा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, इसमें जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, आंसर नहीं दोगे। ओके शुभ्रा, फिर चेंज कर लो अगर ये आंसर सही नहीं है तो। mg mg, जहां तक वायर सेम
टेंशन सेम। बहुत जरूरी है इस बात पर ध्यान देना कि कहां से कहां तक वायर सेम है। वायर सेम, टेंशन सेम। मुझे लग रहा है कि तो ये वाली वायर सेम है। ओके कार्तिक, तो ये वाली वायर सेम है। सही कह रहा हूं ना मैं? ओके नमन, लेट मी चेक। तो फिर यहां 2T लिख दूं मैं, और अब देखो ये वाली वायर पूरी सेम है, तो यहां तुम 2T लिखोगे। एक्शन रिएक्शन पेयर, टेंशन इनवर्ड्स। नव्या संचित मैच करते हैं बच्चों। ये 2T और 2T, तो फिर यहां पर मैं लिख दूं 4T। पहले जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो यस और नो। जितना मैंने इसको अभी तक किया है तुम मेरे से एग्री करते हो या नहीं? T, then 2T and then 4T। थैंक यू। और टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होना चाहिए सेम। तो लेट्स से कि आपने कह दिया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ए है। लेट्स से आपने कह दिया कि यहाँ पे एक्सेलरेशन ए है, तो अब 5 kg ब्लॉक पर टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हो गया 4TA। 4TA, टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट हो गया 4TA 5 kg ब्लॉक पर। तो 1 kg ब्लॉक पर भी 4TA होना चाहिए, लेकिन वहां तो टेंशन T है, तो वहां एक्सेलरेशन को होना पड़ेगा 4A। तभी टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 4TA आएगा। तो इसलिए एक जगह A और इस बार दूसरी जगह 4A लेना पड़ेगा। तो जब आप 1 kg ब्लॉक को देखते हैं तो 1 kg ब्लॉक पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है T, नीचे की तरफ 10। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 1 kg है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए ऊपर वाला फोर्स बढ़ा, तो T माइनस 10 नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इज 1 multiplied with acceleration is 4a, 1 into 4a is 4a. So T minus 10 is equal to 4a. Now let's look at 5 kg block that is moving downward. The force will be greater which is in the direction of motion. So 50 minus 4t is equal to mass into acceleration 5a. That's my equation number 2. बच्चों इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 4t minus 40 is equal to 16a, फर्स्ट इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म। minus 4t plus 4t cancel, 50 minus 40 is 10. 10 is equal to 21a. 10 is equal to 21a. A is equal to 10 upon 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये a की वैल्यू आ गई। मतलब अगर मैं आपसे ये कहता कि 5 kg का एक्सेलरेशन बताइए, तो आप कहते सर a विच इज 10 by 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं आपसे 1 kg का एक्सेलरेशन पूछूं तो आप कहेंगे सर दैट इज 4a अपवर्ड्स। सो 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन कौन सही हाथ उठाइए। नव्या, संचित, खुशी। चलिए बाकी लोग जल्दी से नोट कर दीजिए, मैं आपको एक मौका और देता हूं, एक और सवाल करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो रेज हैंड करके पूछ लो। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन में इक्वेशन बनाते हैं। नव्या हाथ उठाया है, पूछना है कुछ? यस नव्या। सर अगर हमको जो बीच वाली पुली है उसका एक्सेलरेशन मांगते तो उसमें हम बस मल्टीप्लाई कर देते ना। 2 मतलब बीच वाली पुली का मतलब जैसे 2a आएगा, हाँ तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो एक हाँ साथ। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है सर। बिल्कुल।
अभी मैं पुली के एक्सेलरेशन वाला भी एक एग्जांपल दूंगा नव्या, है ना? वैसे सही कह रहे हो आप, वही करेंगे। So let's say this is some arrangement. ये है एक पुली, इसके साथ ये एक वायर बांधी, इस वायर को इस पुली के ऊपर से घुमाया, फिर इस पुली के ऊपर से घुमाया, फिर यहां लाए, यहां लाके इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक, और इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक और वायर लेके अनदर ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का मास मान लीजिए आप 4 kg, इसको मान लीजिए 20 kg, ऐसे कुछ भी लिख दिया मैंने, 4 kg और 20 kg लिख दिया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। इतनी देर लगाओगे? जब तुम्हें ट्रिक पता चल गई फिर तो इजी है ना। ओके, नव्या ने 35/9 लिखा है और आप लोग कह रहे हैं 10/3, संचित और शुभ्रा। तो बच्चों वायर कहां से कहां तक सेम है, जरा उस पर ध्यान दो, और सबसे पहले जरा टेंशन बना दो। ये पूरी ब्लू कलर की वायर सेम है। In that case, this will be 2T. This mg will be 200. This one is 40. So let's say कि यहां मैं a एक्सेलरेशन मान लेता हूं, तो 20 kg पर टेंशन आ रही है 2T, एक्सेलरेशन a, तो प्रोडक्ट हो गया 2Ta। तो 4 kg पर भी 2Ta आना चाहिए, अगर टेंशन T है तो एक्सेलरेशन को 2A मानना पड़ेगा, और हल्का वाला ब्लॉक है ये तो ऊपर की तरफ जाएगा। ओके नव्या, तो आप क्या कहेंगे 4 kg के लिए? T minus 40 is equal to mass into acceleration, first equation. For 20 kg, 200 minus 2T is equal to mass into acceleration, equation number second. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2T minus 80 is equal to 16A, फर्स्ट की मॉडिफाइड फॉर्म, प्लस 2T minus 2T कैंसिल,
120. 120 is equal to 36a. A is 120 upon 36. 30 upon 9. 10 by 3. तो 20 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो हम कहेंगे 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। 4 kg का कितना होगा? 20 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड्स। हाथ उठा दो अब जल्दी से, कौन कौन सही है? संचित, शुभ्रा, कार्तिक, नव्या ने भी बाद में ठीक कर लिया, दिव्यानी। ओके, तो बच्चों आपके सामने ये जो एक सवाल है, इसमें आपको मूवेबल पुली नजर आ रही है? एक ऐसी पुली जो अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, ये वाली पुली। जब ये 20 kg का ब्लॉक चलेगा तो ये पुली भी साथ में चलेगी। तो ये मूवेबल पुली का ही सवाल है, और इसमें हमें देखना होता है कि क्या इक्वल टाइम में गिवन ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस चल रहे हैं, और अगर नहीं तो उनके डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या है। उसी प्रोपोर्शन में हम एक्सेलरेशन का भी रेशो लेते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी मैंने बताई थी, T1A1 इज इक्वल टू T2A2। टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए ऑब्जेक्ट पर, ये ट्रिक है। तो जहां तक वायर सेम नजर आ रही है वहां तक टेंशन भी सेम होगी। तो ये देखो, ये वायर बिल्कुल सेम नजर आ रही है, ये वाली। तो सेम वायर में सेम टेंशन, तो फिर यहां होगी 2T, यहां होगी 2T, और इस 20 kg का वेट होगा mg 200। और ये जो 5 kg है, इस 5 kg की अगर हम बात करें बच्चों, 5 kg का mg होगा 50, 5 kg का mg होगा 50। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एक लाइन ड्रॉ की। बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में। यस देवयानी, क्योंकि बच्चों ये 30 है और देखो ये एंगल है 90, ये 30 ये 90, तो ये एंगल 60 होगा। तो जो मैं तुमसे पूछ रहा था वो होगा 30 होगा। 60 लिख रहे हो आयांश, कार्तिक, पावनी, ध्यान से देखो, ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला। ये एंगल 90 डिग्री है, 30 90, तो ये एंगल कितना होगा? 60। ये एंगल 60 होगा, और अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। तो अब मैं कर रहा हूं mg के कंपोनेंट, इस 50 के कंपोनेंट कर रहा हूं। 50 का ये कंपोनेंट आएगा 50 cos 30, और 50 का ये कंपोनेंट आएगा 50 sin 30। सवाल उठता है कि सर आपने 50 के कंपोनेंट क्यों किए, किस लॉजिक से किए? आपको कैसे पता कि कंपोनेंट करने पड़ेंगे? मुझे इसलिए पता क्योंकि 5 kg अगर चलेगा तो किस डायरेक्शन में चलेगा, ये सोचो। 5 kg का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? 5 kg का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है अलोंग द इंक्लाइन। 5 kg का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है अलोंग द इंक्लाइन।
नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन हमेशा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाना। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगाना। और 5 kg का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द इंक्लाइन है, तो जो फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन नहीं है उनके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने mg मतलब 50 के कंपोनेंट किए, क्योंकि वो अलोंग द इंक्लाइन नहीं था। एक कंपोनेंट आ गया 50 कॉस थीटा, एक आ गया 50 साइन थीटा, जहां थीटा था 30 डिग्री। और 50 साइन 30 मतलब 1/2, साइन 30 मतलब 1/2, तो 50 साइन 30 आ जाएगा 25। ओके बच्चों, इसके बाद ये रियलाइज करो कि ये मूवेबल पुली का सवाल है, तो T1A1 इज इक्वल टू T2A2। बताओ 20 kg पर कितनी टेंशन है, जल्दी से देखो। 20 kg पर कितनी टेंशन है, 2T। तो मान लो कि मैंने इसका एक्सेलरेशन मान लिया A, ये जो 20 kg है मैंने इसका एक्सेलरेशन कितना मान लिया A। तो 20 kg ब्लॉक पर टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कितना हो गया, 2TA। तो 5 kg ब्लॉक पर भी ये प्रोडक्ट 2TA ही होना चाहिए। यहाँ पे टेंशन कितनी है T, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए 2A। ये जो 5 kg है ये इस तरह से 2A एक्सेलरेशन से चलेगा, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट हो जाएगा 2TA। तो 20 kg का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, वो है y डायरेक्शन। और 5 kg का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अलोंग द इंक्लाइन। इसलिए 5 kg ब्लॉक के लिए एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन में इक्वेशन बनेगी। ओनली 5 kg ब्लॉक को देखिए वो किधर चल रहा है, इंक्लाइन पर ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो फोर्स है वो है T, और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जो फोर्स है वो है 25। तो अलोंग द इंक्लाइन मतलब इन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। Net force is equal to mass into acceleration, equation number 1. T minus 25 is equal to mass is 5, acceleration is 2a, that is equation number 1. Now look at 20 kg। 20 kg पे डायरेक्शन ऑफ मोशन में इक्वेशन बनाइए, y डायरेक्शन में बनाइए। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स है 200 और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है 2t। तो इक्वेशन बनेगी 200 minus 2t, net force is equal to mass multiplied with acceleration, which is a, equation number second। इक्वेशन नंबर सेकेंड बच्चों, इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2t माइनस 50 इज इक्वल टू 20a, इक्वेशन 1 का मॉडिफाइड वर्जन। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, उससे ये फायदा हुआ, 200 minus 50 is 150, 150 is equal to 40a, 150 is equal to 40a, a is equal to 15/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू। बच्चों हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक 5 kg ब्लॉक है और दूसरा 20 kg ब्लॉक है। मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक बताइए। तो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, विल से 2a, हमारा आंसर होगा 2a। तो 2a जहां a है 15/4, तो 2 इंटू 15/4 दैट इज 15/2 मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 kg का एक्सेलरेशन 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप द इंक्लाइन है, इंक्लाइन पर ऊपर की तरफ है, अप द इंक्लाइन। 20 kg का एक्सेलरेशन a है और वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, उसकी वैल्यू है 15/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आके लिख दो यस सर, और जिस बच्चे ने खुद ही सही कर लिया था वो हाथ उठा दो। संचित क्या पूछ रहे हो, हमने
2a का कंपोनेंट क्यों नहीं किया संचित? 2a ऑलरेडी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही है। दिव्यानी और आयांश बहुत बढ़िया, वेल डन, गॉड ब्लेस यू, इतना बढ़िया सवाल खुद कर दिया, बहुत बढ़िया। संचेत, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक्चुअली ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में मैं लगा रहा था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो चीजें पहले से उसी डायरेक्शन में ही हैं, उसी लाइन में हैं, उनके कंपोनेंट मैंने नहीं किए। जो चीजें एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन वाली लाइन में नहीं थी, उनके कंपोनेंट मैंने किए। अब अगर आपका सवाल ये है सर एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा, आप उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? है ना, आप में से कुछ बच्चों का ये सवाल हो सकता है, जो बच्चे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, ऐसे सवालों के लिए मोस्ट वेलकम मेरी तरफ से। जी हाँ, होगा नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन होगा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जब मैं इक्वेशन बना रहा था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो तो मैं अलोंग द इंक्लाइन बना रहा था ना, जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसमें, और एन उसमें नहीं था। तो फिर आप कहोगे जी एन का कंपोनेंट कर लो, कर ले बच्चे कंपोनेंट। तो ये बता कि एन का एंगल कितना बनेगा यहाँ से, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो एन का कंपोनेंट इस लाइन पे कितना आएगा, एन कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है। तो एन का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन पर नहीं आएगा, और मैं इक्वेशन इस लाइन पर बना रहा था, इसलिए एन यहाँ पर यूजफुल नहीं था। कोई डाउट अगर मन में बचा हो जल्दी से पूछ लो प्लीज। पूछ लो, कोई बात पूछनी हो तो। इसे ले लो 2 kg, इसे ले लो 10 kg। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ट्राई करोगे? टाइम दूं 2 मिनट का? क्या हो गया, मुश्किल लग रहा है क्या? तो बच्चों मुझे ये वाली वायर लग रही थी बिल्कुल सेम, ये वायर सेम है राइट, क्योंकि पुली को लिया जाता है मासलेस, तो यहाँ 2T ही होगा। इनवर्ड होती है टेंशन हमेशा। weight of this block will be 100, weight of this block will be mg, that is 20,
सो इन दैट पैटर्न ओनली 20 का इधर कंपोनेंट 20 cos थीटा आएगा और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 20 sin थीटा, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 20 cos थीटा 20 sin थीटा। sin 30 1/2 होता है तो 20 इंटू 1/2 ये हो जाएगा 10। ठीक कह रहा हूं मैं? तो ये आ जाएगा 10। बस आपके काम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये जो 20 था ये डाउनवर्ड है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो है along द इंक्लाइन, इसलिए 20 का कंपोनेंट mg sin थीटा वो आएगा along द इंक्लाइन। तो बच्चों टेंशन और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो होगा सेम। मान लीजिए आपने यहाँ पर a ले लिया, तो अब आपको 2 के लिए लेना पड़ेगा 2a। तो ये इस तरह से a एक्सेलरेशन से अगर नीचे चल रहा है तो ये इस तरह से 2a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चलेगा। बच्चों 2 kg ब्लॉक जो है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स है t और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है 10। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 1। जो 10 kg ब्लॉक है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में है 100, अपोजिट है 2t, मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आ गया 2t माइनस 20 इज इक्वल टू 8a। इक्वेशन 1 की मॉडिफाइड फॉर्म, प्लस 2t माइनस 2t कैंसिल, 100 minus 20 is 80. 80 is equal to 18a. 80 is equal to 18a, तो a की वैल्यू 40/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास दो ब्लॉक हैं, एक है 2 kg और एक है 10 kg। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a है, तो इसलिए मैं कहूंगा 80/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द इंक्लाइन प्लेन अपवर्ड्स। 10 kg का एक्सेलरेशन a है, दैट विल बी 40/9 वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने इस बार सही आंसर निकाला है। आप प्लीज हाथ उठा दीजिए एक बार, वैसे कमेंट बॉक्स में मैंने देख लिया है। वेल डन। शुभ्रा, नमन, संचित, विधि, नव्या, खुशी, बहुत अच्छा बच्चों। चलिए बाकी सब लोग जल्दी से अपनी गलती सुधारिए। देखिए जो इतने देखने में डिफरेंट से मुश्किल से लगते हैं सवाल, वो सच में कितने आसान हैं। आप सीधा दो इक्वेशन बना के कितना जल्दी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं इसको। और द ऑल क्रेडिट इज टू T1A1 इज इक्वल टू T2A2। लेकिन मैंने कल ये भी कहा था कि आप कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा कि एक्चुअली जब 10 kg x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो जिस पुली के वो सेंटर से बंधा हुआ है उस पुली को भी x डिस्टेंस शिफ्ट होना होगा। लेकिन जब ये पुली x डिस्टेंस शिफ्ट होगी तो उसको 2x वायर की जरूरत पड़ेगी, जो इस साइड से नहीं आ सकती क्योंकि वायर बंधी हुई है। इसलिए इस 2 kg को ही 2x चलना पड़ेगा, सो इसका एक्सेलरेशन डबल होगा। तो ये आपको आना चाहिए कि एक्चुअली लेंथ की सप्लाई कहाँ से है, वायर कहाँ से सप्लाई हो रही है, क्योंकि T1A1 T2A2 ये तो एक ट्रिक है। कॉन्सेप्ट वो था जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। चलूं आगे। जिन बच्चों का आंसर नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लिया, गलती देख ली अपनी। हॉरिजॉन्टल सरफेस, साइड में एक वॉल, एक पुली, और उसके साथ कनेक्टेड है ये एक ब्लॉक जिसका मास है m, और यहां लगाया गया है फोर्स F। सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक।
Find acceleration of pulley and acceleration of block. जब से मैं मूवेबल पुली पढ़ा रहा हूं, मैं तब से ही कह रहा हूं कि ये ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। बाकी मैं उससे पहले करवा चुका हूं, जो लेवल 1 है वो उससे पहले था। दिस इज ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पुली एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। लेकिन T1 A1 T2 A2 सिखा के इसको भी मैंने इतना ही आसान कर दिया कि ये आपको उससे भी ज्यादा आसान लगने लगा होगा अब जितना आपने पहले पढ़ा था। तो बच्चों सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि सिचुएशन में चल क्या रहा है। आप इस पुली को आगे की तरफ खींच रहे हैं तो साथ साथ ये ब्लॉक भी चल रहा होगा। तो आप अपने फंडामेंटल स्टेप्स से शुरू कर दिया करो। टेंशन हमेशा अंदर की तरफ होती है, इनवर्ड्स होती है। तो ऐसे टेंशन आ गई और उसके बाद अच्छे बच्चों ये जो ब्लॉक आपको यहाँ नजर आ रहा है और आपको नजर आ रही है एक पुली, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। फ्री बॉडी डायग्राम इंडिपेंडेंटली देख लो दोनों का। तो इस मास m पर तो मुझे सिर्फ एक ही फोर्स नजर आ रहा है T। आप कहेंगे सर mg भी तो है, n भी तो है। बच्चों मैं देखता हूं हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए इस ब्लॉक का डायरेक्शन ऑफ मोशन इस बार हॉरिजॉन्टल है। ये जब ब्लॉक चलेगा तो हॉरिजॉन्टली चलेगा, एक्स एक्सिस पर चलेगा। तो वर्टिकल फोर्सेस का यहाँ कोई भी लेना देना नहीं, इसलिए मुझे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं उनको बना ही नहीं रहा, वो हैं पर मैं उनको बना नहीं रहा क्योंकि मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं इक्वेशन F इज इक्वल टू एम में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊंगा। उसके लिए मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस चाहिए। दैट इज वाई मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे ध्यान दे रहा हूँ। और जब तक कहा नहीं जाता, पूछा नहीं जाता, दिया नहीं जाता, तब तक फ्रिक्शन 0 लिया जाता है। तो ये तो मानकर ही चलिए कि फ्रिक्शन अभी नहीं है। तो यहाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है और वो कौन है? दैट इज टी। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। इसी तरह से इस पुली को देखिए, तो पुली पे इस तरह से एक फोर्स लगा हुआ है F और पुली पर ऐसे फोर्स लगा हुआ है यहाँ पर T और यहाँ पर लगा हुआ है T। जल्दी से आके चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो। जल्दी से लिख दीजिए चैट बॉक्स में। फ्री बॉडी डायग्राम, मेरे पास दो ही ऑब्जेक्ट हैं, एक ब्लॉक है और एक पुली है। तो मैंने दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम देखा। अच्छे बच्चों टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। मान लीजिए कि मैंने कहा कि पुली का एक्सेलरेशन ए है। मान लीजिए कि मैंने कहा पुली का एक्सेलरेशन ए है। तो बेसिकली पुली पे टेंशन कितनी है? टी और टी, 2T नजर आ रही है? आ रही है ना नजर? पुली पे कितनी टेंशन है? 2T। तो यहाँ प्रोडक्ट हो गया 2TA। तो अब इस ब्लॉक पर भी टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 2TA ही होना चाहिए। इसलिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे लिखना होगा 2A। एनी ऑब्जेक्शन? उसके बाद बच्चों नेट फोर्स दैट इज F माइनस 2T नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप जानते हैं कि पुली होगी मासलेस, तो पुली का मास होगा 0। दैट इज वाई F माइनस 2T इज इक्वल टू 0 और F इज इक्वल टू 2T। दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन। For block, net force is equal to mass into acceleration. T is equal to m into 2a. T is equal to m into 2a. That is equation number second. बच्चों इक्वेशन 1 से t की वैल्यू क्या है देखना। इक्वेशन 1 से क्या है t की वैल्यू? f/2। तो f/2 इज इक्वल टू 2ma और a की वैल्यू आ गई f अपॉन 4m। a की वैल्यू आ गई f अपॉन 4m। राइट, ये है a की वैल्यू। तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन बता दो और मुझे पुली का एक्सेलरेशन बता दो। तो चलिए दोनों आंसर लिख देते हैं, ब्लॉक और पुली। ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? देखिए अपने डायग्राम में जाके 2a। आपके पास ये a है तो 2a कितना होगा? f अपॉन 2m। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा? पुली का एक्सेलरेशन होगा f अपॉन 4m। पुली का एक्सेलरेशन होगा f अपॉन 4m। समझ में आ गया बच्चों? रिप्लाई कर दो जल्दी से। पुली का एक्सेलरेशन पुली F/4m
एक्सेलरेशन से चलेगी और ब्लॉक F/2m एक्सेलरेशन से चलेगा। कैसी होती है पुली? मासलेस, है ना। जो चीजें पढ़ रहे हो उनको रियलाइज भी करो, उनको एनालाइज भी करो। आप ये सोचो कि अगर मैं आपसे कहता कि बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0, मैंने उस पर फोर्स लगाया F, बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 0, उस पर मैंने F फोर्स लगाया, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप कहोगे F इज इक्वल टू एम, ए इज इक्वल टू F/m। m को रख दोगे 0, F डिवाइडेड बाय 0, राइट? दैट विल बी व्हाट? नॉट डिफाइंड, है ना। इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड। मासलेस चीजों का भी, क्योंकि आप देखो ना पुली पे यहाँ पे मास 0 ही तो था, है ना। आप देखो जो बच्चा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में वीक है वो कैसे फंसेगा। क्या डिफरेंस है एक अच्छी रैंक में, एक नॉर्मल सिलेक्शन में, एक ऐसे बच्चे में जो सेलेक्ट ही नहीं हुआ? क्या डिफरेंस है? मेरा सेंटेंस सुनना। मैंने कहा मासलेस चीज पर फोर्स लगाओ, एक्सेलरेशन बताओ। तो ये देखो ना पुली मासलेस ही तो है, मासलेस चीज पर फोर्स लगा हुआ है। क्या एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आ रहा है? नहीं ना, पुली का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं आ रहा। पुली का एक्सेलरेशन आ रहा है F/4m। नहीं संचित, एक्चुअली टेंशन जो है वो डेवलप होती है ऐसे, जैसे ऐसे सुन, तूने पुली पे फोर्स लगाया F और पुली को अपनी तरफ खींचा, तो F फोर्स लगाया, अगले मोमेंट पर दूसरी तरफ टूटी टेंशन डेवलप हुई, लेकिन तब तक पुली मोशन में आ चुकी है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो ये मासलेस ऑब्जेक्ट है संचित। मास, जिन ऑब्जेक्ट में मास होता है और जो ऑब्जेक्ट मासलेस होते हैं, इनकी डिफरेंट स्टोरी है। जब आप किसी मासलेस ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन निकालते हो तो आप कहते हो फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास, और मास को 0 पुट कर देते हो तो नेट फोर्स अपॉन 0। दिस इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसको आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, कितना भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से आ गया F/4m। बोलो बच्चों, बात समझ में आई इतनी? धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो। तो ये हमारे पास है एक ब्लॉक, ये एक वायर, यहाँ एक और ब्लॉक, ये वायर ऐसे घूम के यहाँ पर आई, एक और पुली के ऊपर से घूम के यहाँ पहुंची, और ये पुली इस तरह से ग्राउंड के साथ पाइवेटेड है। ये ब्लॉक है 3 kg और ये ब्लॉक है 6 kg। इस तरह से फोर्स लगाया गया 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। लैंग्वेज है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक।
यस बच्चों, आई एम वेटिंग। लेट्स सी कार्तिक, ये सही आंसर है या नहीं। सबसे पहले फोर्सेस ड्रॉ कीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम को देखिए, एक्सेलरेशन बनाइए और उसके बाद इक्वेशन। क्योंकि पुली मासलेस होती हैं, इसलिए इन पे नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होने के बाद भी मासलेस चीज के पास एक्सेलरेशन हो सकता है। इसका एग्जांपल आपने पिछले सवाल में देखा। नाउ लुक एट फ्री बॉडी डायग्राम। एक 3 kg का ब्लॉक है जिसमें लेफ्ट साइड फोर्स लगा हुआ है F इज इक्वल टू 12 और राइट साइड फोर्स लगा हुआ है T। एक 6 kg ब्लॉक है बच्चों, और इस 6 kg ब्लॉक पर यहां पर टेंशन लगी हुई है 2T और यहां एक और टेंशन लगी हुई है T। फ्री बॉडी डायग्राम। लुक एट 3 kg ब्लॉक केयरफुली। लेफ्ट में फोर्स दिख रहा था 12, राइट में फोर्स दिख रहा था T। 6 kg को देखिए, तो 6 kg को देखते हुए आप इस फोर्स को मत भूल जाइएगा। ये देखो यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये दिस इज 2T और ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है T। फ्री बॉडी डायग्राम। तो मान लीजिए आपने 6 kg का एक्सेलरेशन A लिख दिया, तो अब यहाँ एक्सेलरेशन और टेंशन का प्रोडक्ट आ गया 3TA और यहाँ T है तो इसको 3A होना पड़ेगा फिर, क्योंकि एक्सेलरेशन और टेंशन का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। T1A1 इज इक्वल टू T2A2। बात समझ में आ गई ना। 6 kg पे 3T टेंशन है, तो इक्वेशन बनेगी नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। T इज इक्वल टू 2A, इक्वेशन नंबर 1। 3T is equal to 6A, T is equal to 2A, equation number 1. Now look at 3 kg. 12 minus T, net force is equal to mass into acceleration. This is equation number 2. T की ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। 12 minus 2A is equal to 9A। 12 is equal to 11A और A की वैल्यू बच्चों आपके सामने। A है 12 upon 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा था एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक बताइए। तो अगर आप 3 kg का एक्सेलरेशन टिक कर रहे हैं, 3 kg का एक्सेलरेशन 3A है, तो ये सिर्फ A है। 3A का मतलब इसका 3 टाइम्स 36/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन टिक किया जाएगा। अगर आप 6 kg का एक्सेलरेशन टिक कर रहे हैं तो वो A है और A इज 12/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सही था, हाथ उठाइए। नव्या गुप्ता, एक्सीलेंट नव्या। शुभ्रा, वेल डन। विधि मलिक, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए जल्दी से अपनी गलती सुधारिए बाकी लोग। नहीं नव्या, अगर हम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लगा रहे हैं बेटा तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आंसर पे। तो 3 kg का 12/11 और 6 kg का 6 kg का 12/11 और 3 kg का 36/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी बच्चे जल्दी से अपनी गलती सुधारिए। किसी को कोई बात पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम, आई एम वेटिंग। चलो आगे। सो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे थोड़ा ध्यान दिया करो। और एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन पे कैसे भी सवाल बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना उस पे। जैसे
मान लीजिए कि मैं आपसे ये कहता कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इसका जो इंक्लिनेशन है वो है थीटा। ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हमने टॉप से रिलीज कर दिया। ये जो हाइट है ये है h, दिस हाइट इज h। यहां से रिलीज कर दिया और बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। मैंने पहले ही कह दिया है कि जब तक कहा नहीं जाता तब तक फ्रिक्शन को एब्सेंट माना जाता है। तो टॉप से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया है, इंक्लिनेशन थीटा है और ये है आपका h। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कितनी देर में ऑब्जेक्ट बॉटम पे आ जाएगा। इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल कम टू द बॉटम। जरा देना आंसर। इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल कम टू द बॉटम। In how much time object will come to the bottom? कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट बॉटम तक आ जाएगा। जिसका हो जाए लिख देना डन। चलिए ठीक है। तो अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि बच्चों एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है अलोंग द इंक्लाइन। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से चलेगा, यहां आएगा, ऐसे चलता हुआ ये ऑब्जेक्ट बॉटम तक आएगा। तो इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स एक्सिस नहीं है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन वाई एक्सिस नहीं है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन है अलोंग द इंक्लाइन। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूं। तो क्योंकि ऊपर हेडिंग डला हुआ है अलोंग द इंक्लाइन, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग द इंक्लाइन ही लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा तो अलोंग द इंक्लाइन इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अलोंग द इंक्लाइन, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी h अपॉन साइन थीटा। s की जगह लिख दिया h अपॉन साइन थीटा। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो अलोंग द इंक्लाइन ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया गया था, तो u की जो वैल्यू है उसको हम जीरो ही लिखेंगे। 0 इंटू टी इज जीरो प्लस 1/2 इज एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, चलिए उसको ढूंढते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है। लेकिन याद रखिए कि ऊपर हेडिंग क्या डला हुआ है अलोंग द इंक्लाइन, इसलिए हर चीज हर क्वांटिटी मुझे अलोंग द इंक्लाइन ही रिप्लेस करनी है। तो मुझे एक्सेलरेशन भी कौन सा चाहिए, जो अलोंग द इंक्लाइन है वो चाहिए। इस ऑब्जेक्ट पर बच्चों कितने फोर्स लगे हुए हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो फोर्स से ही आएगा ना, तो इसलिए मुझे फोर्स पे सोचना पड़ेगा। तो एक तो इस ऑब्जेक्ट पर बच्चों यहाँ पर लगा हुआ है mg इस डायरेक्शन में। अर्थ तो हर चीज को ऐसे अपनी तरफ ही पुल करती है, तो ऐसे लगा हुआ होगा mg। उस mg में छिपा हुआ एक्सेलरेशन है g, राइट। बच्चों अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। बोलो यस और नो। इसका लॉजिक मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। इस लाइन को आगे बढ़ाया, हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे बढ़ाया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये एंगल होगा थीटा।
तो ये जो g है बच्चों, इस g का ये कंपोनेंट होगा g cos थीटा, और g का ये कंपोनेंट होगा g sin थीटा। तो बेसिकली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये को g नहीं लिख सकता, क्योंकि ऊपर हेडिंग अलोंग द इंक्लाइन है, मैंने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन लिया है, सब कुछ अलोंग द इंक्लाइन रखना पड़ेगा। तो a अलोंग द इंक्लाइन नहीं था, इसलिए इसको रिजॉल्व करना पड़ा, और इसको रिजॉल्व करके इसकी जो वैल्यू अलोंग द इंक्लाइन आई है वो है g sin थीटा। g sin थीटा। तो बच्चों व्हाट वी हैव, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g sin स्क्वायर थीटा, या t इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h अपॉन g। जल्दी बताओ कौन सही था, हाथ उठाओ। t इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h अपॉन g। नव्या, पावनी, भाई मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ अपने बिल्कुल मन की बात, मुझे एक भी बच्चे से उम्मीद नहीं थी। मुझे था लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, इनको कहाँ काइनेमेटिक्स की बातें याद होंगी जो प्रोजेक्टाइल में बताई थी, कि डायरेक्शन ऑफ मोशन में जब इक्वेशन लगाते हो तो उसी इक्वेशन में सारी वैल्यू जब पुट करते हो तो सभी देख के पुट करना चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लगाई जा रही। बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत अच्छा करोगे सीरियसली। जब तुम अपना पहला अटेम्प्ट दे रहे होगे, अपने एग्जाम में जाके बैठोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो पहले अटेम्प्ट में ही तुम कमाल करोगे, बढ़िया रैंक आएगी तुम्हारी। ऐसे ही पढ़ते रहना 2 साल। अच्छा ब्रेन यूज करते हो, बहुत बढ़िया। ब्रेन तो सबके पास होता है, यूज नहीं करते सब। तो अलोंग द इंक्लाइन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट बॉटम तक आएगा? तो आंसर है 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h अपॉन जी। बहुत बढ़िया आंसर दिया बच्चों, शाबाश, वेल डन। अच्छा, यहीं पे अब मेरा एक मन है तुमसे एक और सवाल पूछने का, कि मान लो, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ी बहुत हरकतें करता रहता है, वो प्रीवियस ईयर में ना थोड़ा बहुत नमक और मिर्च मसाला मिलाता रहता है उसी सवाल में, जो सवाल आया हुआ है उसी के साथ छेड़खानी करता रहता है कई बार वो। तो मान लो वो इसी सवाल को, तुम्हारे पिछले सवाल को इस तरह से पूछ ले, जरा देखो कि इसका आंसर तुम दे पाओगे क्या। ये है एक लिफ्ट, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, और इसका एक्सेलरेशन है ए नॉट। और यहाँ इस लिफ्ट के अंदर एक इंक्लाइन प्लेन रखा है, ये इंक्लिनेशन है थीटा, और ये हाइट h है, ये हाइट h है। ये एंगल है थीटा। ऑब्जेक्ट यहां से रिलीज किया, कितनी देर में बॉटम तक पहुंच जाएगा? इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल कम टू द बॉटम, इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल कम टू द बॉटम। कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट बॉटम तक पहुंच जाएगा? इन हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट विल कम टू द बॉटम। मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए सिर्फ 2 मिनट। 12.41 हो रहा है, 12.43 पर मैं सॉल्व कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना हो जाए तो। वेरी गुड, 1 मिनट में ही आ गया तुम लोगों का आंसर। तो बच्चों इस सवाल में एक्चुअली है ये सवाल पिछले सवाल से क्यों अलग है, क्योंकि इसमें बस एक लिफ्ट आ गई है ना।
तो जब पिछला सवाल हम कर रहे थे, लिफ्ट वगैरह नहीं थी, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन दे रही थी वो जी था। लेकिन अब क्या है कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का सवाल मिल गया है, तो हम सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करते हैं, फ्रेम को रोक देते हैं। फ्रेम को रोक देते हैं, फ्रेम का एक्सेलरेशन उठा के ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में दे देते हैं। तो पिछले सवाल और इस सवाल में ये डिफरेंस है कि पिछले सवाल में सिर्फ जी था, लेकिन इसमें जी प्लस ए नॉट आ जाएगा। तो जिससे इधर की तरफ जो जी का कंपोनेंट आया था वो आया था जी साइन थीटा, लेकिन अब वो कंपोनेंट होगा जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। स्यूडो फोर्स अप्रोच करेंगे वापस वही। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलॉन्ग द इंक्लाइन, एस आएगा एच अपॉन साइन थीटा यू जीरो 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग द इंक्लाइन आएगा जी प्लस ए नॉट साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट 2h अपॉन जी था पिछला आंसर, तो g की जगह बस g प्लस ए नॉट। हाथ उठाइए कौन सही। तुम लोग तो सच में कमाल करते हो। कई बार तो तुम ऐसे मूड में आते हो कि मैं तुम्हें शाम तक पढ़ाता रहूं। मेरा अगला बैच है एक्चुअली, लेकिन आज तुम्हारी हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं, मेरा मन करता है मैं तुम्हें शाम तक पढ़ाता रहूं। इतना बढ़िया रेस्पॉन्स कई बार दे रहे होते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो मिलता हूं कल। थैंक यू, टेक केयर, बाय।